दोस्तों, आज दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। जितनी तरक्की इंसानों ने 3000 सालों में नहीं की थी, उससे ज्यादा तरक्की उसने पिछले 30 सालों में की है। इंटरनेट की मदद से जानकारी आज दूर दूर तक पहुंच रही है। हर रोज हम अखबारों में एक नए आइडिया या नई खोज के बारे में पढ़ते हैं। मार्केट में हर तीसरे महीने एक नए फीचर वाला फोन आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को इतने सारे आविष्कार करने के आइडियाज कहां से आते हैं? क्या आपको पता है कि किस तरह से दुनिया के महान वैज्ञानिकों के दिमाग में उनके आविष्कार का आइडिया आया था? दोस्तों, आज की इस बुक समरी में आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। ये बुक समरी आपको बताएगी कि हमारे अंदर नए आइडियाज किस तरह से पैदा होते हैं। साथ ही इस बुक समरी की मदद से आप अपनी सोच को बेहतर बनाना और नए आइडियाज पैदा करना सीख जाएंगे। इसके अलावा आप सीखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो नई सोच को बढ़ावा देती हैं। हमारी गलतियां किस तरह से कभी कभी फायदेमंद हो सकती हैं, किस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है विकास और नई सोच अक्सर एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। 4 अरब साल पहले कार्बन हर चीज में पाया जाने लगा, या यूं कह लीजिए कि कार्बन की मदद से ही हर चीज बनने लगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इन कणों ने अचानक से खुद को व्यवस्थित करके सूरजमुखी या गिलहरी जैसी जीवित चीजें बना ली। पहले कार्बन को मॉलिक्यूल बनाना पड़ा। उस मॉलिक्यूल से कुछ पॉलीमर बने, जिनसे प्रोटीन बना। उस प्रोटीन से सेल बने और उन सेल से प्राचीन जीव और बहुत सी छोटी चीजें बनी। हर कदम पर उन्होंने कोई नई रचना की, फिर कहीं जाकर कार्बन सूरजमुखी बना पाया। इसी तरह ईबे 1950 में नहीं बनाया जा सकता था। सबसे पहले किसी ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, फिर किसी ने उन कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का तरीका खोजा और वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। अंत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर ऑनलाइन पैसे दिए जा सके। इसके बाद कहीं जाकर ईबे बन पाया। अगर YouTube 1990 में आया होता तो वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय न तो तेज इंटरनेट था और न ही वो सॉफ्टवेयर था जिससे नए वीडियोस देखे जा सकें। इसलिए आसान शब्दों में कहें तो अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो बड़े काम सफल नहीं हो सकते। इसी तरह से कोई भी चीज अचानक से नहीं बन पाती, बल्कि उसके बनने के पीछे बहुत सी चीजों का हाथ होता है। वो चीजें जो आपस में आकर जुड़ती हैं, तब कहीं जाकर एक नई खोज हो पाती है। अगर हम नई खोज की दुनिया को देखें तो लगता है कि वो उन खोजों को करने वाले वैज्ञानिकों के दिमाग में उसका आइडिया अचानक से आ गया था। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी खोज को करने में या किसी नई चीज को बनाने में समय लगता है। डार्विन का कहना था कि जब वो माल्थस की जनसंख्या विकास के बारे में पढ़ रहे थे, तभी उनके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का ख्याल आया। लेकिन उनकी नोटबुक से पता चलता है कि पहले से भी कई बार उन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा था। इससे यह पता लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत उन्हें समय के साथ धीरे धीरे समझ आ गया था। कुछ इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब भी बना था। बचपन में टिम बर्नर्स-ली ने विक्टोरिया के समय की एक किताब पढ़ी। उसमें उन्हें पोर्टल ऑफ इंफॉर्मेशन का जिक्र मिला, जिसे पढ़कर वे काफी प्रभावित हुए। इसके कुछ 10 सालों बाद वो स्विस सैंड लैब में एक कंसल्टेंट की तरह काम करने लगे। वहां पर उन्होंने किसी भी सूचना को इकट्ठा करना और आपस में उन्हें एक नेटवर्क से जोड़ने पर काम शुरू किया। कुछ 10 सालों बाद सैंड ने उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने की इजाजत दी। फिर कहीं जाकर ऐसा नेटवर्क बन पाया जिसमें हाइपर टेक्स्ट लिंक की मदद से अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता था। बर्नर्स-ली की कई सालों की मेहनत के बाद वर्ल्ड वाइड वेब बन पाया। दोस्तों, करीब 2 दशक पहले इकोलॉजिस्ट ये समझ गए थे कि प्रकृति के जीव दूसरे जीवों के लिए रहने का स्थान बनाते हैं। वो एक दूसरे का फायदा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई जानवर मर जाता है तो कीड़े उसे खाकर ना सिर्फ प्रकृति को साफ करते हैं, बल्कि उस मरे हुए जानवर को खाद में बदल देते हैं, जिससे वहां पर नए पौधे और पेड़ उग पाते हैं। हमारी प्रकृति एक प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत से जानवर और पौधे रहते हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। इसी तरह के बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं जिसमें लोग एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। प्लेटफॉर्म की मदद से हमें नई खोज करने में आसानी होती है। जीपीएस एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। पहले जीपीएस सिर्फ सेना के इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल मैप्स, एडवर्टाइजिंग जैसे कई चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीएस प्लेटफॉर्म की मदद से आज नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो पा रहा है, जिससे कंपनियों के साथ साथ ग्राहकों को भी फायदा होता है। एक प्लेटफॉर्म कई और प्लेटफॉर्म का आधार बनती है, जो अनगिनत आविष्कार को जन्म देता है।
ट्विटर की कहानी भी ऐसी ही है। सबसे पहले इंटरनेट नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत से लोग जानकारियां बांटते हैं। इस प्लेटफॉर्म के आधार पर ट्विटर बना, जहां पर लोग अपनी हर रोज की जिंदगी की खबरें लोगों के साथ बांटने लगे। आज ट्विटर खुद एक प्लेटफॉर्म बन गया है और अब बहुत से लोग जो ट्विटर पर दूसरे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है नई सोच और विकास के फैलने के लिए एक नेटवर्क का होना जरूरी है। कार्बन हर जीवित चीज में पाया जाता है क्योंकि वो दूसरे कणों से काफी आसानी से जुड़ जाता है और प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेता है। बिना कार्बन के शायद धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि नई सोच और नए आविष्कार के लिए दूसरों से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। जब इंसानों ने शहर और कस्बे बनाना शुरू किया तो वो अपनी सोच और आविष्कारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। अगर ऐसे कनेक्शन नहीं बने होते तो इंसान के साथ उसकी नई खोज भी खत्म हो जाती। इसीलिए अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा कनेक्शन होना जरूरी है। 4 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने हर आइडिया रिकॉर्ड करना शुरू किया। वे दूसरे लोगों के साथ बैठकर अपने काम के बारे में बातें करते थे। ऐसे ही किसी मीटिंग में एक वैज्ञानिक के दिमाग में माइस्कोप का आइडिया आया था, जो कि आज हर लैब का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। रिसर्च में भी ये पता चलता है कि क्रिएटिव लोगों का सोशल नेटवर्क भी बड़ा होता है। वो कई लोगों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए उन्हें अलग अलग चीजों से संबंधित नए आइडियाज के बारे में पता लगता है। छोटे कस्बों के मुकाबले शहरों में लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं, एक दूसरे के साथ नई सोच विचारों को बांटते हैं। यही वजह है कि गांव के मुकाबले शहर के लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। हालांकि ऐसा क्रिएटिव नेटवर्क अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रह गया है। इंटरनेट लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जिसकी मदद से लोग अपनी सोच दूसरों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है किसी नई खोज के लिए प्रतियोगिता के साथ दूसरों का सहयोग भी जरूरी है। इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर्स अक्सर नई खोज करते हैं और उसकी मदद से पैसे कमाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को नई खोज करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन वे अपने इन आविष्कारों पर पेटेंट की मदद से रोक लगा देते हैं। पेटेंट लग जाने की वजह से लोग उनके आविष्कार में अपने हिसाब से बदलाव करके उसे बेहतर नहीं बना पाते, जिस वजह से तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है। हमें नई खोज करने वालों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे वे अपने आइडियाज पर खुलकर काम कर सकें। पेटेंट या दूसरी चीजों की मदद से अपनी नई खोज को सिर्फ अपने तक रखने से हम कभी तेजी से विकास नहीं कर पाएंगे। हमें प्रतियोगिता के साथ साथ सहयोग की भी जरूरत होती है। ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज में डार्विन ने जितना जोर नेचुरल सिलेक्शन पर दिया है, उतना ही जोर इस बात पर भी दिया है कि जिंदा रहने के लिए प्रजातियों के बीच में सहयोग होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति में वही जीव जिंदा रहेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा और खुद को मुश्किल हालात में सुरक्षित रख पाएगा। प्रतियोगिता का मतलब भी यही होता है, जो ज्यादा काबिल होगा वही जीतेगा। लेकिन अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना छोड़ देंगे तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। जानवरों को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों की और पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए जानवरों की मदद की जरूरत हमेशा पड़ेगी। इसी तरह से नई खोज के लिए प्रतियोगिता के साथ दूसरों का सहयोग भी होना जरूरी है। नए आविष्कार करने के लिए हमें खुद को एक पानी जैसे माहौल में रखना होगा। नदी में बहते हुए पानी में हमेशा उथल पुथल होती रहती है। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देती हैं और आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेती हैं। लेकिन इतनी उथल पुथल के बाद भी पानी के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड उसे जोड़ कर रखता है, जिससे पानी हमेशा एक धारा में बहता रहता है। पानी बहुत सी अलग अलग चीजों को अपने साथ लेकर चलता है और उनके बीच में कनेक्शन बना के रखता है। नई सोच के लिए हमें खुद को पानी की तरह के माहौल में रखना होगा, जहां हमें स्थिरता भी मिले और अस्थिरता भी। हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जिससे हमारे रास्ते में लगातार कुछ रुकावटें आती रहें और हमारे अंदर उथल पुथल मचती रहे। इसके साथ ही हमें एक धारा में बहना होगा और बहुत सी दूसरी चीजों के साथ कनेक्शन बनाना होगा, ताकि हम आसानी से किसी समस्या का समाधान खोज सकें। कभी कभी हमारे दिमाग में एकाएक ऐसे विचार आ जाते हैं जो किसी नई खोज को करने में हमारी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपने एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग विचार एक दूसरे से मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि जब हम किसी समस्या से परेशान होकर सोते हैं तो सपने उसे सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। सदियों पहले एक जर्मन केमिस्ट केकुले ने एक सपना देखा था। उस सपने में एक सांप अपनी ही पूंछ को काट रहा था। इस सपने के बाद ही केकुले समझ पाए कि बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन एक रिंग का आकार लेता है
ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी और गड़बड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करता है वो उतने ही अच्छे समाधान निकाल पाता है और उतना ही क्रिएटिव कहलाता है। दोस्तों, जानकारियों को बांटकर नई खोज को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ मिलकर अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो उन्हें अलग तरह से सोचने का मौका मिलता है। 1920 के दशक में कई कलाकार, लेखक और कवि एक साथ मिलते थे। वे एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान बांटते थे। इस वजह से अलग अलग तरह के आइडियाज दूसरों तक पहुंचते थे, जिससे नई सोच को बढ़ावा मिलता था। चार्ल्स डार्विन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। उनका एक प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों के लिए चलता था, पर उससे सीखी हुई चीज हमेशा उन्हें याद रहती थी। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई सोच और प्रेरणा की चाबी एक अच्छा नेटवर्क है। ये उन्हें नई चीज सीखने का मौका देता है। ऐसे नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंटरनेट है। यहाँ न सिर्फ हमें अच्छे आइडियाज मिलते हैं, बल्कि दूसरे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। दोस्तों, कभी कभी हमारी गलतियां ही एक महान खोज को जन्म दे जाती हैं। चाहे वो जीवन का विकास हो या कोई नई खोज, गलतियां हर जगह होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गलतियां हमेशा बुरी हों। एग्जाम्पल के लिए हम जीन्स को लेते हैं। माता पिता का जीन उनके बच्चों में जाता है, जिसमें बच्चों के विकास की पूरी जानकारी होती है। अगर उन जीन्स में म्यूटेशन नहीं हुआ होता तो एवोल्यूशन कभी संभव नहीं होता। अगर जीन्स में बदलाव नहीं हुआ होता तो हाथी की सूंड या मोर के पंख कभी नहीं बने होते। म्यूटेशन जीवों को नई खूबियां देता है। हाँ, कई बार म्यूटेशन की वजह से बच्चों में कुछ खराबियां भी पैदा हो जाती हैं, लेकिन यही म्यूटेशन कई बार अच्छी चीजें बनाने में मदद करती है। इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की एक खोज एक भूल की वजह से की थी। अगर वो गलती से अपने बैक्टीरिया सैंपल को मॉडल से दूषित नहीं करते तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि बैक्टीरिया कैसे मर रहे हैं और वो पेनिसिलिन की खोज कभी नहीं कर पाते। गलतियां ही हमें पुराने तरीके छोड़ने और नए तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर करती हैं। दोस्तों, अंतिम चैप्टर है पुराने आइडिया में कुछ बदलाव करके नए आविष्कार किए जा सकते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एक्सपेक्टेशन शब्द का इस्तेमाल उस खूबी को दिखाने के लिए करते हैं जो पहले तो किसी दूसरे काम के लिए विकसित हुई थी, पर अंत में किसी और काम के लिए इस्तेमाल होने लगी। जैसे जीवों में पंख का विकास शरीर के तापमान को काबू करने के लिए हुआ था, लेकिन आज वो पक्षियों की उड़ने में मदद करता है। पुराने आइडिया में कुछ बदलाव करके उनका इस्तेमाल हम नई चीजों को बनाने में कर सकते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए बनाया था, लेकिन आज उसका इस्तेमाल शॉपिंग, सोशल नेटवर्क, पोर्नोग्राफी जैसी चीजों के लिए भी हो रहा है। गुटेनबर्ग ने अपनी मेटलर्जी की जानकारी का इस्तेमाल करके हजारों साल पुराने अंगूर का रस निकालने वाली तकनीक से दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बना दिया था। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां किसी पुराने तरीके को इस्तेमाल करके कुछ नया आविष्कार किया गया है। अगर आप उनमें बदलाव करने में कामयाब हो जाएं तो आप भी नए आविष्कार आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि किसी भी महान खोज को पूरा होने में समय लगता है। समय के साथ धीरे धीरे विचार बनते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तब कहीं जाकर एक अच्छा आविष्कार होता है। नए आविष्कार और विकास के लिए लोगों के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए। कभी कभी गलतियां भी नए आविष्कार करने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।